Hello, my dear students. I'm Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो सेशन है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। इससे पहले मैंने आपको टेंसेस के दो लेक्चर लगाए हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट में आपको समझाया कि जो टेंसेस का कॉमन फंडा क्या होता है। उसके बाद टेंस के एक सेकंड सेशन मैंने लगाया, उसमें मैंने आपको बताया कि टेंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसके अलावा आज के सेशन में हम सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को कैसे डील करना है। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले दिस इज़ माय यूट्यूब्स लोगो, ये मेरे चैनल का लोगो है, द TQK, द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। और इसी लोगो पे मेरे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी वीडियोस आएंगे मेरे पास, जो मेरे चैनल पे, वो आपके पास इस तरह से लोगो होना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बीच में एक दो दिन पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं अभी मेरा ऑफिशियल वर्क भी शुरू हो गया है, तो जिसकी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ता है। तो जितना मुझे टाइम मिल पाता है, तो आपके लिए जितना मुझसे हो पाएगा मैं वो सब करूँगा। चलिए अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस वैसे बेसिकली होता क्या है? कंडीशनल से आपका क्या मतलब है? कंडीशनल का मतलब होता है किसी सेंटेंस के अंदर कोई कंडीशन का होना। मान लीजिए अगर आप कहते हो कि जब तुम आओगे, जब तुम आते हो तब मैं जाऊंगा, तो इसलिए हम कहेंगे इफ यू कम आई विल गो। जब तुम आते हो तभी मैं जाऊंगा, इसका मतलब है कि जब तुम आओगे तभी तो मैं जाऊंगा। तो इस सेंटेंस का इफ क्लॉज जो है वो क्या है? इफ जो वर्ड है वो आपके कंडीशन को दर्शाता है। इसी तरह से पूरे सेंटेंस में इफ और मेन का रोल होता है, तो इस तरह से हम इसको भी देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस हैव टू पार्ट्स। ओके, कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इफ़ यू कम आई विल गो, तो पहले आप आओगे तभी मैं जाऊंगा, तो दो पार्ट हुए ना। तो इसी तरह से उसके दो क्लॉजेज होते हैं, जैसे माफ़ कीजिए, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। तो इफ़ क्लॉज का जो हिस्सा होता है वो ये वाला होता है, मेन क्लॉज का जो हिस्सा होता है वो ये वाला होता है। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है इफ़ क्लॉज एंड दिस वन इज़ मेन क्लॉज। तो क्लॉजेज इस तरह से होते हैं। मतलब इसमें अगर हम इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, तो जो इफ़ क्लॉज होता है उसमें कंडीशन होती है, बिल्कुल इसमें कंडीशन होती है, और मेन क्लॉज में एक्शन होता है। यहाँ पर तो एक्शन है, देखो, अगर आप कार खरीदते हैं, इफ़ यू बाय अ कार इट कोस्ट्स मनी, आप कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसका एक्शन क्या है? पैसे देंगे तभी तो आप कार खरीदेंगे। अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो पैसा ही होगी, राइट। तो इसमें क्या है कि अगर आप कार खरीदते हैं तो कंडीशन क्या है आपकी? इफ़ यू बाय अ कार। लेकिन एक्शन क्या है? अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो कार खरीदने के लिए अपने हाथों से पैसे देंगे ना, तो दैट इज़ योर एक्शन। तो इन्हीं सेंटेंसेस में यही चीज़ें समझने वाली हैं कि जो एक 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 होता है इफ़ क्लॉज, एक होता है मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज में आपकी कंडीशन होती है और मेन क्लॉज में आपका एक्शन होता है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। तीन तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। देखिए ये सारी ये आई है, यहाँ पर नंबर थर्ड में आई है। तीन तरह से इफ़ क्लॉज होते हैं। इफ़ क्लॉज में ये तीन टेंस ही आते हैं ज़्यादातर, ओके। इनके अलावा अगर इफ़ क्लॉज में कभी भी फ्यूचर इंडेफिनाइट नहीं आता, ये सेंटेंस गलत हो जाता है। ये अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं, क्योंकि इफ़ क्लॉज उन्होंने पढ़ा नहीं होता और इस वजह से उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इफ़ क्लॉज में कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आता। ये यहाँ पर भी मैंने मेंशन नहीं किया, ये देखिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनाइट नहीं आता। तो ये तीन टेंस इंपॉर्टेंट है जो कि इफ़ क्लॉज में आते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए पीछे हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस, इसी तरह से हम इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस डिस्कस करेंगे, फिर पास्ट करेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट टेंस। अगर इफ़ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसका मेन क्लॉज फ्यूचर में होगा।
इफ द वर्ब इज इफ क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस, द वर्ब विल मेन क्लॉज इन द सिंपल फ्यूचर में। मतलब सिंपल फ्यूचर में हम क्या करते हैं, विल शेल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो विल शेल के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए सेंटेंस में, देखिए मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। यस, देखिए इफ़ यू रन ही विल गेट द ट्रेन। इफ़ ही नहीं, यहाँ पर इफ़ ही रन ऐसे कर लो चाहे, इफ़ ही रन ही विल गेट द ट्रेन इन टाइम। तो मतलब अगर वह दौड़ता है, रन्स आएगा यहाँ पर क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इफ़ ही रन्स ही विल गेट द ट्रेन इन टाइम। तो इसका मतलब है कि अगर वो भागता है तो वो टाइम पे ट्रेन को पकड़ लेगा। इफ़ ही वॉक स्लोली ही विल नॉट रीच इन टाइम। अगर वो आराम से चलेगा, अगर वो आराम से चलता है तो वो ट्रेन वो समय पे नहीं पहुंचेगा। तो मतलब अब क्या है यहाँ पर, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों ही तो हैं। उसने सीक्वेंस क्या बताया है कि इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है और कंडीशनल में फ्यूचर है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमने यहाँ पर ही रन्स किया था। तो रन्स, ही, शी, इट, दिस, दैट के साथ हम क्या लगाते हैं, एस और ई एस लगाते हैं, सेम चीज़। तो यहाँ पर इफ़ ही हम बोल रहे हैं तो रन्स तो कहेंगे ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना। ऐसी सेकंड सेंटेंस में देख लो, ही वॉक्स का मतलब, अब देखो ही इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वॉक्स वर्ब के साथ एस और एस, तो ही वॉक्स स्लोली। ओके, तो इस तरह से सेंटेंसेस का सीक्वेंस रहता है फर्स्ट प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। अगर प्रेजेंट में प्रेजेंट फ्यूचर मतलब इफ क्लॉज प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, दैट कैन बी यूज इन दिस टॉक पॉसिबिलिटी। अगर कोई इस तरह से फ्यूचर टेंस में भी हो तो हम इसको पॉसिबिलिटी के केस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ़ अगर प्रेजेंट हो, अगर मान लो हम पॉसिबिलिटी मतलब फ्यूचर में किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हो, तब हम मे माइट यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द फॉग गेट्स थिकर द ट्रेन मे बी लेट, मतलब मे बी लेट। अगर ज़्यादा मतलब डेंस्ड हो गई या थिक हो गई फॉग तो ट्रेन लेट हो सकती है। तो मतलब ये एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इफ़ द फॉग गेट्स थिकर द ट्रेन मे बी लेट, तो इसका मतलब है ये एक आने वाले टाइम की बात कर रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी की, संभावना की बात कर रहा है। तो उस केस में भी हम मे या माइट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइट, बट थोड़ी स्लाइट पॉसिबिलिटी होती है, मे थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी, संभावना होती है। ठीक है, तो इस तरह से माइट भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रेजेंट टेंस में मे परमिशन के लिए हो और कैन एबिलिटी और परमिशन के लिए हो, तब भी हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात। सिर्फ ये प्रेजेंट के केस में आ सकता है। इफ़ इट स्टॉप्स रेनिंग वी कैन गो टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। अब इसका मतलब है वी कैन, ये हमारी परमिशन है, अगर बारिश बंद हो गई हो तो हम जा सकते हैं। मतलब प्रेजेंट की केस में मे और कैन का यूज़ कर सकते हैं। जब हमने मॉडल किया था, याद होगा आपको, मॉडल के केस में हमने क्या कहा था, जो मे होता है परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कैन तो पॉसिबिलिटी और प्रेजेंट टेंस में कहते हैं ना, लेकिन कुड कहाँ यूज़ करते हैं, पास्ट में। तो इसका मतलब है प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट का भी कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। इफ़ योर टिकट इज़ नॉट कन्फर्म्ड, अगर आपकी टिकट कन्फर्म नहीं है, यू मे नॉट, अब देखिए इज़ नॉट पैसिव का, इफ़ योर टिकट इज़ नॉट कन्फर्म यू मे नॉट, हाँ ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन पैसिव के मोड में है, लेकिन ये पास्ट के, हाँ बिल्कुल पास्ट के अकॉर्डिंग है, ये भी कह सकते हो। लेकिन ये सेंटेंस मैंने प्रेजेंट के अकॉर्डिंग नहीं किया है। इसकी जगह पर हम कैसे कह सकते हैं, इफ़ योर टिकट कन्फर्म यू मे या कैन नॉट, नहीं यहाँ पर सेंटेंस गलत है, मैं बताता हूँ आपको, ये वाला सेंटेंस गलत है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इफ़ योर टिकट डजंट कन्फर्म आना चाहिए। यस, डजंट कन्फर्म। अब आगे यू मे कैन नॉट गो टू द ट्रेन परमिशन आ सकता है, क्योंकि डज नॉट नेगेटिव में हम डज नॉट करेंगे तो कन्फर्म एज इट इज़ हो जाएगा, कन्फर्म्ड नहीं होगा। ये सेंटेंस शुरू में गलत है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये गलत मैंने लिखा है, ये वाला सीक्वेंस सही है। इफ़ योर टिकट डजंट कन्फर्म यू मे कैन नॉट गो टू द ट्रेन। ऑलराइट, चलिए
इफ़ प्लस प्रेजेंट प्लस मस्ट प्लस शुड प्लस कुड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर इस केस में हो, शुड की एडवाइस के लिए, मस्ट कंपल्शन के लिए और कुड कोई रिस्पेक्ट देने के लिए आप कह सकते हैं इफ़ यू वांट टू लूज वेट यू मस्ट ईट लेस जंक फूड। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर इफ़ के केस में ये देखिए, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि पहले हमने क्या किया था, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर का कॉम्बिनेशन किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट का सीक्वेंस भी कर रहे हैं। किस केस में, हैबिचुअल रिजल्ट्स के लिए, ऑटोमेटिक के लिए, सच कंस्ट्रक्शंस और ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शंस के लिए। इफ़ यू बॉयल वाटर इट टर्न्स टू वेपर, बिल्कुल सही बात है। अगर आप पानी उबालते हैं तो वो वेपर हो जाती है, वाष्पित हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पानी उबालते हैं और पानी फैल जाता है, नहीं फैलता नहीं है पानी। पानी वाष्पित होके ऊपर की तरफ जाता है। जब आप उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो आपका हाथ भी गीला होना शुरू हो जाता है बॉइलिंग टाइम पे, ठीक है ना। तो अब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ जो जैसे सूरज के आसपास धरती चक्कर लगाती है, या चंद्रमा धरती के उसकी बिल्कुल उल्टे रोटेट करता है, तो इस तरह के जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं उनके साथ हम प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट का सीक्वेंस लेके आते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस हो और उसके बाद सपोज करिए प्रेजेंट टेंस है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कर सकते हैं, ये भी बात सही है। मतलब इफ़ क्लॉज में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर सकते हैं। जैसे इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, अगर आप वेट कर रहे हैं फ्रेंड के लिए, तो यू शुड बेटर गो इन द लाइब्रेरी। अगर आप प्रेजेंट की सेंस की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने फ्रेंड की वेट कर रहे हैं तो आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो फ्रेंड है, अगर आप अपने फ्रेंड की वेट कर रहे हैं तो आपको जाना चाहिए कहाँ पर, लाइब्रेरी में। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अकॉर्डिंग टू द दिस नंबर यू कैन यूज इन इफ क्लॉज। अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट है, बिल्कुल, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है ये भी ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस कह सकते हैं हम, बिल्कुल। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट प्लस फ्यूचर इंडेफिनाइट का कॉम्बिनेशन बनता है। इफ़ यू हैव फिनिश्ड जंक फूड आई विल आस्क द वेटर फॉर अनदर डिश। अगर आपने जंक फूड ख़त्म कर लिया है तो अगली डिश के लिए मैं पूछूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट के केस में और कंडीशनल सेंटेंसेस के केस में इसको हम सीक्वेंस में कह सकते हैं, दिस सेंटेंस कैन बी करेक्ट। इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस, अब ये सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में देखिए, पास्ट टेंस हो तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई हैड एन अम्ब्रेला आई वुड लेंड इट टू यू, ऑलराइट। ये अब ये सेंटेंस देखिए, हैड सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए, हैव, हैड होता है, हैज़, हैव और हैड होता है। इन दोनों फॉर्म का वर्ब का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ब का चैप्टर मैंने लगाया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज़ का आपने खास ख्याल करना है। तो इन दोनों चीज़ों को आप देख सकते हैं। अगर पास्ट टेंस है तो ऑटोमेटिक और हैबिचुअल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा हटके सेंटेंस है, ये वैसे आता बहुत कम है, क्योंकि पास्ट प्लस पास्ट के सीक्वेंस को बता रहा है। जैसे इफ़ एवरीवन अब्यूज्ड हिम ही गॉट एंग्री। अब कैसे कह रहा है वो देखिए, दोबारा से देख लेते हैं। इफ प्लस पास्ट टेंस कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाय अनदर पास्ट टेंस व्हेन वी विश टू एक्सप्रेस ऑटोमेटिक और हैबिचुअल रिएक्शन इन द पास्ट। अब देखिए, इफ एवरीवन अब्यूज्ड हिम ही गॉट एंग्री। हाँ, अगर हर कोई उसे अब्यूज़ करता है तो वो गुस्सा हो जाता है, इसका मतलब है हो जाता था। था की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उस टाइम पे उसकी हैबिट थी कि जब कोई भी उसको अब्यूज़ करता था तो वो गुस्सा हो जाता था। तो मतलब एक तरह से हैबिचुअल चीज़ हो गई ना, उसकी ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन हो गया ना। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने इस तरह के एग्ज़ाम में देखे नहीं है, बट आपको मैंने करवा दिया है ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं इफ़ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट में। देखिए, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ़ शी हैड कम टू यू, you would have helped her, okay? If she had not invited me, I would not have attended the मेहंदी फंक्शन। तो वही सेम चीज़, would के साथ not प्लस have प्लस verb की थर्ड फॉर्म, ऐसे ही would के साथ have के साथ verb की थर्ड फॉर्म। तो कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नेगेटिव के अकॉर्डिंग कर रहे हैं।
यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम पॉजिटिव के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हैड कैन बी प्लेस्ड फर्स्ट इफ ओमिटेड। वो कहता है कि अगर सपोज करिए कि अगर इफ़ आपने यूज़ नहीं करना है तो हैड को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ शी हैड कम टू यू, यस बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो ये सेंटेंस है, वही सेम चीज़, हैड शी कम टू यू यू वुड हैव हेल्प, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इफ़ भी आ जाए, अगर इफ़ वहाँ पर नहीं है सेंटेंस में तब भी सेंटेंस हैड के अकॉर्डिंग सही है। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हम कुछ अदर टाइप के कंडीशनल्स भी देख लेते हैं। आई थिंक 6 से 7 होंगे, देख लेते हैं। इफ़ यू वुड लाइक केयर, या वुड या लाइक केयर हो, वुड के साथ लाइक हो या केयर हो, इज़ मोर पोलाइट दैन वांट और विश, तो उस केस में इज़ मोर कॉमन इन यूज़, तो वांट और विश बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे इफ़ यू वुड लाइक टू कम, इफ़ यू वुड लाइक टू कम आई विल अरेंज अ पार्टी फॉर यू, तो इस तरह से हम बिल्कुल कह सकते हैं लाइक इज़ मोर पोलाइट देन, ये ज़्यादा लाइक और केयर जो है बहुत ज़्यादा पोलाइट है वांट और विश के केस में, तो ऐसे हम सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड देख लेते हैं। इफ़ प्लस शुड प्लस डिनोट्स दैट एक्शन थ्रू पॉसिबल इज़ नॉट वेरी लाइकली, इट इज़ कंबाइंड विद एन इम्पेरेटिव एंड इज़ मेनली यूज इन रिटन इंस्ट्रक्शंस। तो मतलब कोई भी ऐसी रिटन इंस्ट्रक्शन की बात करता हो सेंटेंस में, इस सेंटेंस का मतलब यही है कि अगर रिटन इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा हो तो उस केस में हम शुड लगा सकते हैं। इफ़ यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम इन गेटिंग न्यूज़पेपर कॉल एट द नंबर, मतलब रिटन के एक स्टेटमेंट टाइप का कहते हैं। शुड कैन ऑल्सो यूज इन प्लेस ऑफ फर्स्ट इफ़ ओमिटेड, वही सेम चीज़, अगर इफ़ ओमिटेड है तो शुड भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे शुड दीज मटीरियल अराइव्ड इन डैमेज्ड कंडीशन प्लीज इन्फॉर्म द कंपनीज वेयर हाउस एट वंस। शुड दीज मटीरियल्स अराइव, देखिए दीज मटीरियल्स आर नाउन एंड अराइव इज अ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो हम कह सकते हैं। इफ़ आई वर या वॉज कंस्ट्रक्शन यूज फॉर एडवाइस, अगर आप एडवाइस कर रहे हैं तो वर का यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट गिव हिम सॉरी, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उसे कभी सॉरी नहीं करता। इफ़ आई वर यू आई वुड लाइक टू पनिश हिम, अगर मैं होता तो मैं उसे सज़ा देता, तो मतलब एक तरह से एडवाइस है। यूज़ ऑफ अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब क्या होता है, दिस डजंट हैपन, डिडंट हैपन, हैडंट हैपन, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो नहीं होती है, नहीं हुई या नहीं हुई थी, तो उस केस में हम अदरवाइज यूज़ कर सकते हैं। वी मस्ट रीच देयर बिफोर 8 o'clock अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ अस टू अटेंड द मीटिंग, हमें 8 बजे से पहले पहुंचना है, नहीं तो वो हमें अलाउ नहीं करेंगे मीटिंग में। मतलब कुछ खास इतना मुझे लगता नहीं है इतना इम्पॉर्टेंट है, बट वो जो मैंने आपको इससे पहले चीज़ें बताई हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बस जस्ट कि कोई चीज़ रह ना जाए इसलिए मैंने आपको ये चीज़ करवा दी है वाली। अनलेस प्लस अफर्मेटिव, इफ़ हो जाए तो नेगेटिव, हाँ ये चीज़ समझिए। देखिए अनलेस जो होता है वो एक तरह से नेगेटिव वर्ड होता है, इसके बाद नॉट नहीं आता और अफर्मेटिव सेंटेंस हमें करना पड़ता है क्योंकि उसके बाद नेगेटिव नहीं आता। अगर इफ़ आ जाए तो तब हम अफर्मेटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। जैसे यू कैन नॉट ईट अनलेस यू मेक द स्पेशल फॉर फूड फॉर योर फेवरेट लव्स वन, आपके जो पसंदीदा लोग हैं उनके लिए आप बना सकते हैं, क्योंकि अनलेस के बाद आपको सिंपल, अनलेस के बाद वाला ये इफ़ क्लॉज है, अब यहाँ पर ये इफ़ क्लॉज हो गया, ये मेन क्लॉज हो गया, ये बात का आपको ध्यान रखना है। यूज़ ऑफ इन केस, हाँ यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया, इन केस की बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। देखिए इन केस क्या होता है, इन केस के बाद आगे कंडीशनल सेंटेंस शुरू होता है। इन केस यू नीड माई हेल्प इन द हॉस्टल, इन्फॉर्म मी इन केस यू नीड माई हेल्प इन द हॉस्टल, ज़रूरी नहीं है इन केस यहाँ पर आए, पहले भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है, जी तो मिड में हम कर रहे हैं, लास्ट में तो मैंने कभी सेंटेंस देखा नहीं है। इन केस अपीयर सिमिलरली टू इफ़ के सिमिलर होता है। क्लॉजेज एंड एक्शन द मेन क्लॉज, वही सेम चीज़ है। चलिए प्रोवाइडेड इन कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रोवाइडेड कैसे यूज़ होता है, बशर्ते, इसको बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं, बशर्ते। अब शर्त होती है, बशर्ते, अब शर्त बशर्ते ऐसे वर्ड क्या होते हैं, कंडीशनल होते हैं। प्रोवाइडेड इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन को बताता है। आई शैल सी द मूवी प्रोवाइडेड शी ऑल्सो सी,
बशर्ते वो देखेगी तो मैं भी देखूंगा, वो नहीं देखेगी तो मैं भी नहीं देखूंगा, वो देखेगा तो मैं देखूंगी, अगर वो नहीं देखेगा तो मैं कैसे देख सकती हूँ, ये मेरी शर्त है। तो ये शर्त और कंडीशन ये सारी वही चीज़ होती हैं। द यूजेस ऑफ सपोज इन कंडीशनल सेंटेंस, अगर आप सपोज यूज़ करते हैं, मान लीजिए जैसे व्हाट इफ़, वही चीज़, सपोज ही कम्स हेयर, तो सपोज जैसे वर्ड शुरुआत में आते हैं। सपोज ही कम्स हेयर व्हाट विल यू डू टू हैंडल दिस सिचुएशन, अगर वो आता है तो तुम क्या करोगे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो मतलब सपोज जो होता है, व्हाट इफ़ अगर आ जाए तो क्या होगा, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन छोटा सा आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, इनको आप रेगुलरली अपनी नोटबुक के ऊपर ज़रूर उतारिएगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में पंजाब गवर्नमेंट के और जो स्टेट गवर्नमेंट के पेपर्स होते हैं उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है और इसमें मैंने आपको तमाम चीज़ें वो बताई हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो टीचिंग का पेपर है, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट का पेपर है, चाहे वो पीपीएससी है, चाहे यूपीएससी है। तो मैंने ये बैरियर तोड़ दिया है। मैं हमेशा से की बात बोलता हूँ कि मेरे लेक्चर्स में आपको ये कभी नहीं सुनने को मिलेगा कि बैंक की इंग्लिश, एसएससी की इंग्लिश, मैं आपको ओवरऑल चीज़ें करवाऊँगा, हर चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक इंग्लिश टीचर वही होता है जो आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ाए। और मेरी कोशिश आपसे यही है कि मैं आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे इन लेक्चर्स में कभी ऐसा हो कि आप तो एसएससी की करा रहे हैं, आप तो बैंक की करा रहे हैं। आप तैयारी ऐसे करिए ताकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर आ जाए। तो चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर का मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।